आपके यहाँ दुर्गा पूजा होगी, जब आपके यहाँ गणेश पूजा होगी, तो आपको फ्लिपकार्ट से कोई देने नहीं आएगा चंदा, आपके क्षेत्र का ही व्यापारी चंदा देगा। लोगों के जिनका नाम आपने बताया, राजनीतिक रूप से जिनके साथ जुड़े रहे, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, प्रशासनिक अधिकारियों से बड़ी नोकझोंक होती रहती है आपकी। बहुत बड़ी बात है, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ये जो बात आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है कि नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में विपिन एंटरप्राइजेस से वर्तमान में प्रयागराज से सर्वाधिक वायरल और देश भर में वायरल ऐसे आदरणीय विपिन गुप्ता जी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। और इनके परिचय में 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप राजनीति से भी जुड़े विभिन्न पदों पर रहे। आप मुरली मनोहर जोशी जी के मीडिया प्रभारी रहे, कल्याण सिंह जी का मीडिया आपने देखा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आप इस्कॉन के चेयरमैन रहे, एमिडा के नेशनल प्रेसिडेंट रहे और दैनिक जागरण के 8 साल संपादकीय इंचार्ज के रूप में आपने काम किया। बड़ी उपलब्धि आपकी और प्रयागराज का आप गौरव हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज डिजी लोक के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको बुलाने के लिए मुझे। और बड़ी चर्चा है आपकी आजकल, देख रहा हूं कि चारों ओर बड़ी चर्चा है आपके, जहां मोबाइल कोई खोल रहा है वहां पे विपिन एंटरप्राइजेस दिख जा रहा है। लेकिन आपके इस रूप को देखने से पहले हम आपके कुछ अन्य रूपों की ओर जाएंगे। आप पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें कुछ बताएं। मिर्जापुर को बिलोंग करते हैं हम जी। मिर्जापुर में हम व्यापारिक पृष्ठभूमि है हमारे यहाँ की, बर्तनों की मैन्युफैक्चरिंग होती रही है और आज भी होती है। अच्छा। वहाँ से हम प्रयागराज चले आए। हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाई में एक भाई हम चले आए प्रयागराज। पढ़ाई की नियत से आए हुए थे और पढ़ाई के साथ साथ हमने यहाँ पे व्यापार शुरू कर दिया। अच्छा। और आज उसी दौरान हम डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का मीडिया भी देखते रहे, माननीय कल्याण सिंह जी का भी मीडिया देखते थे। यहाँ इस्कॉन में हम 2 साल चेयरमैन भी थे। दैनिक जागरण में हम प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों जिले के सहायक संपादकीय में भी रहे हैं। तो कई ऐसी जगहों पर हम काम कर चुके हैं। यहाँ पे कंप्यूटर डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के हम 13 जिलों के क्षेत्रीय प्रभारी हैं। बड़ी तो ऐसे ही कई पदों पर हम रहे भी हैं और राजनीतिक रूप में भी हम काफी सक्रिय रहते हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा के ही हैं। जी जी। और एक बात और आपके बारे में पता चली है कि बड़े स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति हैं आप। और आप जब मिर्जापुर से आए थे तो कुछ दिनों तक आपने बड़ा संघर्ष किया था प्रयागराज में, उस संघर्ष के बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, जब घर छोड़ करके वापस यहाँ आ गए तो कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसकी चर्चा करने पर थोड़ा सा जरूर मन में भावुकता आती है। एक बार तो सिचुएशन ऐसा हुआ था कि करीब 20 दिन बिना खाना खाए हम सिर्फ पानी पी करके रहे। बताइए। और वो संघर्ष का वो दौर था कि हम जूझते थे, मेहनत करते थे, लेकिन जब कभी हताशा और निराशा हाथ लगती थी तो वो 20 दिन हम अपने जीवन में उस काले अध्याय के रूप में देखते हैं। और हमने अपने ही द्वारा फेंके हुए एक ब्रेड को, जो बेसिन के पास हमने रख दिया था, वो ब्रेड के नीचे वाले हिस्से को, वो 20वें दिन हमने उसको धो के खा लिया था। ये संघर्ष जो है इसको भी लोगों को समझना चाहिए कि कितना संघर्ष। और एक आपकी बात सुन के बड़ा प्यारा शेर याद आ रहा है, किसी का है कि मंजिलें उनको मिलती हैं सपनों में जिनके जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान। हौसलों ने आपको ये मुकाम दिया। अक्सर आपके फॉलोअर इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा हैं। प्रयागराज में कुछ लोगों के फॉलोअर्स अगर देखे जाएं तो उनमें आपके फॉलोअर्स बहुत हैं। जी। फॉलोअर्स होना, सही तरह से फॉलोअर्स होना, बुरी तरह से फॉलोअर्स होना इंस्टाग्राम का एक चलन है, होता ही रहता है। एक आरोप, जैसे विपिन एंटरप्राइजेस आईफोन और मोबाइल का जहां नाम होता है वहां जाना जाता है, एक बड़ा आरोप लगता है कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो मोबाइल बेचने वाले इन्फ्लुएंसर हैं, वो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं और जाने के बाद क्या कर रहे हैं कि वो खूब गिफ्ट दे रहे हैं। तो ऐसा सुनाई देता है कि पूरी दुकान उनकी गिफ्ट में ही चली जा रही है। बड़ी परेशानियां आ जा रही है उनके साथ। इस पर आपके क्या विचार हैं? दुकानदारों की अगर असली समस्या आप जानना चाहेंगे जी, तो ई-कॉमर्स ने उन्हें मार दिया है, बड़े घरानों ने मार दिया है जी। और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनकी दशा स्थिति ये है कि लोन पर पैसा लेकर के कारोबार तो कर ले रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ अगर कोई प्रोडक्ट जो 10 रुपए का बेचने वाला होता है और अगर वही आपको कहीं 8 रुपए में मिल जाएगा तो आप ऑब्वियसली आप 8 वाले चले जाएंगे, 8 रुपए का लेने। लेकिन 8 रुपए वाला है कौन, ये हमारे यहाँ देखने की जरूरत है। पहले हुआ करता था कि दुकानों का कंपटीशन दुकानों से होता था और आज दुकानों का कंपटीशन जेफ बेजोस से हो रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। बताइए। तो अगर किसी के साथ ऐसी घटना होगी तो वो दुकानदार करेगा क्या? और जो इन्फ्लुएंसर के रूप में या जो सोशल मीडिया के पर जा करके अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं और अगर उससे दुकान चला रहे हैं तो उनको सैल्यूट करिए कि देश भर में ऐसे वो रिटेलर्स या वो शॉपकीपर्स जो अपने आप को बचाए रखने में
सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए योगदान कर रहे हैं। क्योंकि अगर दुकानें नहीं रहेंगी, छोटे छोटे लोग अपना कारोबार नहीं करेंगे, तो देश की तरक्की में कौन साथ दे रहा है? आप उठा के देख लीजिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट ये हमेशा घाटे का अपना हर बार का ईयरली अपना बजट दिखा देते हैं कि हमारा इतने करोड़ का घाटा हुआ, इतना घाटा हुआ। लेकिन देश में जो जीएसटी ज्यादा से ज्यादा आ रहा है वो यहाँ छोटे दुकानदारों से आ रहा है, भारत के रिटेलर से आ रहा है। तो इनके लिए सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, और ई कॉमर्स और बड़े घरानों पर कुछ ना कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हम एक सुझाव मुझे लगता है ऐसा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि विकलांगों के लिए बना ई कॉमर्स, और अब आराम के लिए लोग मंगाने लगे हैं। एक आदमी लेटा है, मस्ती से मंगा रहा है, तो अगर एक सिगरेट जो अय्याशी या ऐश के लिए लोग पीते हैं, मौज के लिए पीते हैं, उसी तरीके से अगर कोई ई कॉमर्स से कोई प्रोडक्ट मंगाता है तो उसमें आप अंतर सोचिए कि गवर्नमेंट अगर हमसे किसी चीज का 18% जीएसटी लेती है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को उस पर 36% का जीएसटी लेना चाहिए, डबल जीएसटी लेना चाहिए, क्योंकि वो आराम से घर बैठे मंगा रहे हैं। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल के कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो क्या होगा? आप रिक्शे से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, गवर्नमेंट का या आम आदमी का, सरकार के लोगों का, भारत में रहने वाले लोगों का वो साइकिल चलेगा कि सभी का जीवन चलेगा, सभी को व्यापार मिलेगा और तब बढ़िया व्यापार होगा। ये कारण है जिस कारण से वो कंपटीशन की वजह, मुख्य वजह कंपटीशन है। मुख्य वजह ये है कि लोगों की धारणा ई कॉमर्स पर ज्यादा आ गई है, जहां से उन्हें न लेकर के हमारे और अपने संबंधों को देख करके बाजार से खरीदना। और एक बड़ी बात अक्सर कही जाती है कि आप कोरोना में भी हमने देखा कि हमारे व्यापारियों ने कोरोना में भर भर के अपनी झोलियां खाली करी। प्रयागराज को मैं देखता हूं, विशेष तौर पे जानता हूं कि जगह जगह लंगर लगाए लोगों ने। एक बात और कि कहा जाता है कि जब आपके यहाँ दुर्गा पूजा होगी, जब आपके यहाँ गणेश पूजा होगी, तो आपको फ्लिपकार्ट से कोई देने नहीं आएगा चंदा, आपके क्षेत्र का ही व्यापारी चंदा देगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी मुझे लगता है कि जनता को समझना चाहिए। आपको हम, ये तो एक कॉमन बात आपने कही। जी। हम आपको शिवम जी बताते हैं बात। जी। मेरे घर में बर्थडे है मेरे बच्चे का, तो हम जिनको बुलाएंगे वो आएंगे। जी जी बिल्कुल। सिविल लाइन्स या ममपोटगंज या कहीं पर भी, प्रयागराज में कहीं पर भी दशहरा अगर मनाया जाता है तो कोई भी तो चला आता है ना उस दशहरे में। बिल्कुल। लेकिन उस दशहरे को सजाने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए व्यापारियों का पैसा लगता है। जी बिल्कुल। तो अगर आप बर्थडे को कंपेयर करेंगे कि इंडिविजुअल है, तो अगर जब हर व्यक्ति इंटरनेट और ई कॉमर्स से ही खरीदे या अंबानी की दुकानों में जाके खरीदने लगेगा, तो वो जो सजे हुए बाजार में लोग घूमने आते हैं वो क्यों आते हैं? उन्हें नहीं लगता कि हम बिन बुलाए इनके मेहमान हो रहे हैं। सही बात। तो उनको ये चाहिए कि वो बाजार से खरीदें और अपने को बिन बुलाया न समझ करके वो भी भागीदारी करने आए बाजार में। इसलिए ई कॉमर्स और बड़े घरानों से न लेकर के छोटे रिटेलर से खरीदें, उन्हें प्रोत्साहित करें। रेट पर आप कंपेयर करिए, रेट के बारे में बात करिए, लेकिन खरीदिए दुकानदारों से। मतलब यहाँ धीरे धीरे आप लोकल फॉर वोकल की भी बात कर रहे हैं, जो सरकारें भी जिस पर बहुत जोर दे रही हैं। जी 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 जी। एक बात और, क्योंकि आप जिन लोगों के, जिनका नाम आपने बताया राजनीतिक रूप से जिनके साथ जुड़े रहे, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, जो कि शिक्षा मंत्री भी, उच्च शिक्षा मंत्री रहे, एचआरडी मिनिस्टर रहे, और कल्याण सिंह जी, थोड़ा समय आ रहा हूं ऐसी जगह पर, कल्याण सिंह जी अयोध्या राम मंदिर का विवाद और आप मीडिया उनका संभाल रहे थे उस समय। आप भी उन चीजों से दो चार हो रहे होंगे, उस परिस्थिति से दो चार हो रहे होंगे। कार सेवकों के बड़े संघर्ष रहे राम मंदिर निर्माण के लिए, उसमें जाने गई। कल्याण सिंह जी का इस्तीफा, इन सारी चीजों को बहुत नजदीक से आपने देखा होगा, कुछ इस पर बताएंगे कि दर्शक कुछ जाने। कल्याण सिंह जी के इन सारे सिस्टम के बाद, काफी बाद हम उनके साथ जुड़े हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी हम इतना जरूर जानते हैं कि कल्याण सिंह जी जिस तरीके के जमीनी नेता थे, उनके मन में जात पात बिरादरी किसी से कोई मतलब नहीं होता था। वो शुद्ध रूप से राष्ट्रवाद थे, शुद्ध रूप से लोगों के लिए काम करते थे। और उनके संघर्ष में जो उन्होंने अयोध्या के लिए संघर्ष किया, या जो उन्होंने अयोध्या के लिए त्याग किया, आज वही परिणाम है कि हमारे सामने मंदिर दिख रहा है। सरकार त्याग दी, बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हिम्मत सभी में नहीं, सब में नहीं है कि राम जी के नाम पर सरकार छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और मुरली मनोहर जोशी जी, जिनका बड़ा उपकार है प्रयागराज के ऊपर, उपकार क्या, उनका कर्तव्य था, उन्होंने कर्तव्य से किया, लेकिन ऐसा माना जाता है विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं वो। उनसे जुड़े कुछ किस्से आपको याद हो? एक सांसद 50 साल में अपनी फंडिंग का जितना रुपया खर्च करता है, जोशी जी अपने एक ही कार्यकाल में इतना विकास प्रयागराज में करा चुके रहे। क्या बात है। ये पुल उनकी देन है, ट्रिपल आईटी उनकी देन है। एक दुर्भाग्यपूर्ण था कि उस समय भाजपा की सरकार नहीं बनी दूसरी बार, यहीं पर साइंस सिटी आ चुका था, झूसी में, यहाँ पर अरैल में साइंस सिटी आया हुआ था और उसका भूमि पूजन भी हो चुका था। लेकिन सरकार बदलने की वजह से, अब सरकारों की मंशा देखिए, प्रयागराज में इतना डेवलपमेंट जोशी जी ने कराया, लेकिन दूसरी सरकार आते ही उन्होंने यहाँ से साइंस सिटी हटा लिया। वो कहाँ चली गई? वो इस समय शायद बेंगलोर या कहीं और चली गई। अगर वो होती तो क्या स्थिति? वो होती तो प्रयागराज की स्थिति कुछ और होती, ये हाईटेक सिटी में ये भी होता।
तो जोशी जी विकास पुरुष रहे हैं, जोशी जी का तो कोई मुकाबला कर भी नहीं सकता। अलग तरह की सोच थी, अलग हाँ, वो बच्चों की एजुकेशन पर, लोगों के जीवन शैली पर बहुत काम करते थे। जी जी। आपसे एक प्रश्न था कि अक्सर आपके वीडियोस कहीं ना कहीं वायरल हो जाते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों से बड़ी नोकझोंक होती रहती है आपकी। मैं देखता हूँ कहीं वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं लाइव में देखता हूँ कि आप समझा रहे हैं सब। ये ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है ऐसा कि आप नोकझोंक तुरंत उतर जाते हैं और लोग तो कुछ नहीं बोलते, आप क्यों बोलते हैं? देखिए, नोकझोंक हमारी आदत नहीं है। अगर कभी भी कोई ऐसी बातें होती हैं जो आप जस्टिफाइड बात हो और आप बात ना करिए। जी जी। जैसे आज की तारीख में एक कोचिंग चलता है यहाँ पर, उन्होंने कई बच्चों का पैसा लेके वो भाग गए। जी। जिस टीचर को उन्होंने दिखाया वो टीचर ही नहीं है, वो टीचर गायब है। और बच्चों मैंने देखा कि आप थाने वाने पे गए थे। आप बिल्कुल, हमने थाने पर घेराव भी किया उसका। किया था आपने। अब आप सोचिए उन बच्चों का जिन्होंने लोन लेकर के उस कोचिंग को फीस दिया, लोन लेकर के दिया, और उनका लोन वो पे कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा कोचिंग नहीं जा पा रहा है। इतना बड़ा फ्रॉड किया, इतना बड़ा फ्रॉड किया। अब उस कोचिंग के बारे में जब हम 10 बार जाते हैं थाने कि आप इनके खिलाफ एफआईआर लिखिए, और वो एफआईआर नहीं लिखेंगे तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मान लिया कि मेरे पास पैसा है, हमें 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हम डिले बर्दाश्त कर लेंगे। जी जी। लेकिन उन बच्चों का भविष्य सोचिए जिन बच्चों के साथ ऐसी घटना हुई। हाँ। क्या प्रशासन ये इंतजार कर रहा है कि वो बच्चे आत्महत्या कर लें तब वो एफआईआर लिखेंगे, या उनके माता पिता या उनके माता पिता के कोई ऐसा कदम उठा लें? तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि उनके साथ रहें, तुरंत इस मामले की जांच करें। और ऐसे में हम क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे, हम क्यों उनसे विवाद करेंगे? तो जहां ऐसी बातें आती हैं वहां हम नहीं, आप भी होंगे शिवम जी, तो एक बार आवाज उठाएंगे और नोकझोंक करेंगे। तो इसलिए लोगों ने जरूर हमें कह दिया कि ये सबसे भिड़े रहते हैं और करते रहते हैं। और आदत भी मेरी यही है। एक छोटा सा मेरा स्टोर है मोबाइल का। आप सोचिए, मोबाइल के स्टोर पर भी अपने यहाँ वो प्रोडक्ट रखते हैं, कोई खुला प्रोडक्ट नहीं रखते, वो रखते हैं जिसमें आपकी संतुष्टि हो, जो मेरे पास बिल से आता हो, जिसमें गवर्नमेंट की कोई टैक्स चोरी ना हो। अदरवाइज मैं काम ही नहीं करता हूँ। एक शायर का बहुत मशहूर शेर है, बहुत मशहूर शायर है कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। यही होना चाहिए। आप जिंदा हैं और जिंदा नजर आते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। एक और बात आपके बारे में पता चली कि आप अभी तो मोबाइल टाइकून हैं, इससे पहले आप कंप्यूटर माफिया के नाम से आपको उपाधि दी गई थी। इसके बारे में कुछ बताइए, माफिया को उपाधि कहाँ से आपको मिल गई? कंप्यूटर जब शुरू में आया था तब भी हम कंप्यूटर से जुड़े थे। हमारा दौर ही वही था कि कंप्यूटर इंट्रोडक्शन जब मार्केट में हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, तो उस समय हम भी थे। और हमें याद है कि 8088 और 80286, 80386, 80586, ये नाम जो आपने सुना भी नहीं होगा। आज तो आप i3 और i5, i7 सुने। हम तब के कंप्यूटर के साथी हैं। तो हम कंप्यूटर के सेल्स में भी रहे हैं। हमारा यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट चलता था, यूपी हिल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके हम सेंटर डायरेक्टर प्रयागराज के भी थे। क्या बात है। तो हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड उस समय नया चूंकि ऐसा सीन था, तो जिसे भी इस फील्ड से संबंधित कुछ क्वेरी करनी होती थी या अपना कंप्यूटराइज सिस्टम करना होता था, तो ज्यादातर लोग हमारे पास खूब आते थे। इसकी वजह से मुझे लोग कंप्यूटर माफिया भी पहले कहते थे। विद्यार्थियों के बीच में बड़ी लोकप्रियता थी आपकी। बिल्कुल। हमने मिर्जापुर केबी डिग्री कॉलेज, जहाँ राजनाथ सिंह जी फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वहां पर भी मेरा इंस्टीट्यूट था, वहां पर भी हमने बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाया है। प्रयागराज में भी हमारे पढ़ाए हुए बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस समय अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। प्रयागराज आप आए मिर्जापुर से, प्रयागराज ने आपको कुछ अच्छी यादें दी होंगी, ऐसी याद जो आप कभी भूल ना पाए। जी जरूर होगी। उस याद के बारे में आज खुलकर आप अगर हमें बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और दर्शक भी सुनना चाहते हैं जो आपको प्यार करते हैं, बड़ी दूर दूर से प्यार करते हैं, तो हो सकता है आपके निजी जीवन के बारे में भी कुछ जानना चाहें, कुछ ऐसी बात जो उनको बहुत अच्छी लगे। जीवन में उतार चढ़ाव सभी के साथ लाइफ में होता है। मेरे साथ भी जीवन में उतार चढ़ाव खूब हुआ। और उतार चढ़ाव होने का कारण भी था कि हमारे स्वभाव की वजह से हमसे कोई मिलने आए तो अगर हमारी जेब में कुछ होता तो हम दे भी देते थे। और ये सिर्फ हम आपको बता ही नहीं रहे, ऐसा हमने बहुत किया है। आपके पास आपने कोई नया प्रतिष्ठान खोला, हमें बुला लिया, तो हम जा करके उतना खरीद लेते थे जितना हमारे पास नहीं भी है तो हमने खरीद लिया, फिर उनको भेज दिया। इसी तरीके की मेरी आदतों ने, एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं बचा और हमें अपने मकान का किराया देना हुआ। तो हमने अपने बड़े घनिष्ठ मित्र की, मतलब आप किराए के मकान पे भी प्रयागराज में रहे? हाँ, किराए के मकान में रहे हैं। और इत्तेफाक है कि आज अपना एक फ्लैट होने के बाद भी हम अभी भी किराए पर ही हैं। क्या बात है। देख, तो हम उस समय किराए के एक मकान में थे और हमें किराया देने के लिए उस वक्त पैसा नहीं बचा। तो हमने अपने एक बड़े घनिष्ठ मित्र से के फैमिली में, उनकी माता जी से मैंने कहा कि मुझे 8,000 रुपए दे दिए, हमें किराया देना है। तो वो करोड़पति फैमिली ने, जो हमारे बड़े घनिष्ठ कहे जाते थे, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास तो पैसा है नहीं। और मुझे महसूस हुआ कि ये देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहती, तो सबके अपने मन की बात है, अपने संस्कार हैं। लेकिन वहीं पर मेरी एक दोस्त थी और उसकी मम्मी ने अपना चैन उतारा
और मुझे अपने मेरे हाथ में दे करके कहा कि बाबू साहब को न पता चले, तुम इसे बेच करके अपना काम कर लो। लेकिन उनके ये शब्द नहीं, आप मानिए जैसे भगवान ने मेरी बात सुन ली हो। मैंने उनका चेन वापस किया, इमीडिएट वापस किया। हमने कहा अगर आपने ऐसा सोच भी लिया तो मेरे पास पैसे का इंतजाम हो जाएगा। कारण है कि आज भी आप उनको याद कर रहे हैं। बिल्कुल, हम हमेशा हम अपने इस जीवन में कभी उन्हें भूल नहीं सकते। भाव जो था। और वाकई में मनुष्य को इसी स्वभाव का होना चाहिए। हम कुछ ले करके नहीं आए, कुछ लेके जाएंगे नहीं। हमें आपस में एक दूसरे से इसी तरीके का संबंध निभाना भी चाहिए। ये जो भाव है ये व्यक्ति नहीं भूल सकता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। क्या बात है। और ये इतनी अच्छी स्टोरी आपने बताई, इतनी अच्छी कहानी बताई आपके साथ जुड़ी हुई। अब एक बात बड़ा होता है, प्रयागराज जहां से आप विशेष तौर पे आप व्यापार करते हैं, और प्रयागराज में बहुत प्रसिद्धि है आपकी, लेकिन थोड़ा पहले जाते हैं। व्यापारियों को बड़ा कष्ट होता था, व्यापारियों के साथ बड़ी ज्यादती होती थी, बड़ी परेशानियां होती थी, ऐसा हम लोगों ने भी सुना है, जाना है, अखबारों में पढ़ा है। उन जब ज्यादतियां होती थी तो आपके साथ भी कुछ मुसीबतें रही होंगी, कुछ परेशानियां? खूब ज्यादती होती थी। पहले इंस्पेक्टर राज हुआ करता था तो ज्यादती होती थी। अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे अभी समाजवादी पार्टी की 2016 में सरकार थी जी, तो जब उत्तर प्रदेश में जी, तो आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उसमें, अब हमें इस बात को कहना चाहिए कुछ कार्यकर्ता तो अच्छे भी होते हैं जो हमसे अभी भी मिलते भी हैं, आपसे जुड़े भी होंगे, जुड़े भी हैं लोग, आपसे जुड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी में कुछ एक ऐसा तबका हुआ करता था जो सिर्फ गुंडई और बदमाशी के बल पे लोगों से धन उगाही करता था। इसी तरीके से मेरी भी शॉप पर कुछ 60 गुंडा लेकर के एक सपा का नेता घुसा और उसने भी मुझसे धन उगाही का प्रयास किया, मेरे डॉर से पैसा निकाला, मुझसे जबरदस्ती लिया, मुझे मारने का प्रयास किया। ये बातें काफी हिट भी हुई थी, अखबार में भी आया था, टीवी पर भी आया था। और उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मुझे याद है, और उसके बाद से सपा की सरकार भी नहीं बनी, कि सुन कह के गंदे तरीके से गाली गलौज करते हुए कहा कि जब भी अखिलेश भैया की सरकार आएगी तुम हमें पैसे दोगे, हर महीने पैसे दोगे, और ये याद रखना नहीं दोगे तो ये बंद करके मैं चला जाऊंगा। तो ये गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी सरकार में हमेशा रही है। और आज भी योगी जी ने कहा देख सपाई बिटिया घबराई, और ये बात एकदम सच है कि समाजवादी पार्टी की वो लाल टोपी और समाजवादी पार्टी के लोगों को देख करके मुझे लगता है, देखिए यहाँ हम आपसे ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी की बुराई या भलाई कर रहे हैं। सपा में कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो समाजवादी पार्टी मतलब गुंडों की पार्टी, सिर्फ गुंडागर्दी, ठग, यही सब उदाहरण है भी। अतीक अहमद इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते थे। तो इस तरीके प्रयागराज को अगर किसी ने गंदा किया है तो इसी टाइप की कम्युनिटी ने गंदा किया, जबकि ये तीर्थ राज है, तीर्थ की नगरी, और इस तरह के विचार भाव आए। तीर्थ नगरी का ऐसा संदेश गया दुनिया में जिसको साधु संतों के द्वारा जाना जाए, विद्वानों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा जाना, विश्व भर से साधु संत यहाँ आते हैं। तो इनको इनसे सीखने के बजाय इन लोगों ने अपने उसी ये पहचान बनना भी एक कहीं ना कहीं प्रयागराज के प्रति गलत नेगेटिव लोगों के बीच में विचार है जी। एक बात आपसे विशेष तौर पे ये पूछना था कि किसी एक पार्टी विशेष की बात अगर ना करें, हम आज से 30 साल पहले की बात करें, तो क्या व्यापारियों की स्थिति ठीक थी 30 साल पहले? मान लीजिए अगर किसी पार्टी की बात नहीं करते, जो भी पार्टी रही, मैं तो ऐसा सोचता हूं कि व्यापारी हर पार्टी में परेशान रहा, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि कोई भी सरकार रही हो, व्यापारियों को कुछ कष्ट तो हमेशा रहे, तो वो कष्ट क्या है जो हमेशा रहता है? जो सरकार में कर का सिस्टम होता है उससे व्यापारी परेशान रहता है जी। पहले होता था 30 साल पहले कि कुछ चीजों पर ही कर होता था जी। पहले सब्सिडी नाम की चीजें हुआ करती थी, अब सब्सिडी सिर्फ एक ड्रीम हो चुका है। कुछ चीजों में सब्सिडी है, कुछ चीजें एकदम फ्री कर दी गई। जैसे पहले अनाज दिया जाता था तो कुछ पैसे ले करके दिए जाते थे, अब तो गवर्नमेंट ने फ्री में देना शुरू कर दिया। तो व्यापारी हमेशा से पीड़ित रहा है और अधिकारियों के द्वारा ठगा जाता रहा है। हम व्यापार करते हैं, हम सरकार को पेमेंट करते हैं, उनका टैक्स वसूली करते हैं, हमारे पास उनका कोई कर्मचारी नहीं बैठा होता। हम ही सरकार से, आम आदमी से टैक्स वसूलते हैं, सरकार को जमा करते हैं, हम ही अपना प्रोडक्ट भी बेचते हैं, हम ही वैसे संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं। और गवर्नमेंट का कोई भी रोल इसमें ये नहीं होता सिवाय दंड देने के। अगर हमने टाइम से जमा कर दिया तो अच्छा, अगर हमारी किसी कमी से हमने 2 दिन डिले कर दिया तो पेनाल्टी, और हैवी पेनाल्टी। देखिए ये भी मानने योग्य है कि ठीक है, हमें समय से सब काम करना चाहिए, लेकिन किसी भी सरकार ने व्यापारियों के साथ उदार व्यवहार नहीं किया। इस गवर्नमेंट में भी हम ये कहेंगे कि एक चीज तो बहुत अच्छा हुआ है कि व्यापारी डर से दूर निकल गया। अब गुंडागर्दी, माफियागिरी से हम दूर हो गए हैं, लेकिन टैक्स के सिस्टम से हम अभी भी परेशान है। मतलब कि देश के विकास के हित में आप देश के साथ हैं लगातार, लेकिन उसमें आप
कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो आर्थिक परेशानियां हैं। कर प्रणाली बहुत खराब है अभी भी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और हाँ, इसको सही करने हम आपको एक कमी बता भी देते हैं। जैसे आप भी रजिस्टर्ड व्यापारी हैं और हम भी रजिस्टर्ड व्यापारी हैं। हमने आपसे कोई सामान खरीद लिया, आपसे बिल भी ले लिया और हमने अपना माल बेच दिया, गवर्नमेंट को हिसाब किताब बता दिया। आपने गवर्नमेंट का टैक्स नहीं जमा किया और हमने बताया कि हमने उनसे खरीद लिया, तो हमारे ऊपर भी पेनल्टी लग जाएगी अगर आपने नहीं जमा किया। जबकि सरकार ने आपको भी रजिस्टर्ड किया, हमें भी रजिस्टर्ड। तो अब सरकार को चाहिए कि आपको देखे कि आपको क्यों नहीं जमा किया। बनिस्बत इसके गवर्नमेंट हमें भी पनिश कर देती है और हमसे पेनल्टी ले लेती है। तो ये कमियां हैं गवर्नमेंट की। इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए इस पर। और आप क्योंकि व्यापार के बहुत बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया, आप पदों पर रहे हैं आपने। एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहता हूँ। अक्सर जितने भी बड़ी बड़ी मार्केट है, इलाहाबाद की मार्केट हो गई, आसपास के जिलों की मार्केट हो गई, मतलब मैं कहता हूँ भारत के किसी भी जगह की मार्केट, वहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या होती है। पार्किंग की समस्या, कई बार लोग कहते हैं कि अगर हम विकास करेंगे, रोड चौड़ी करेंगे तो दुकानें टूटेगी, फिर व्यापारी सड़क पे आ जाएंगे। तो एक बड़ी समस्या नहीं है कि अगर दुकान टूटी तब भी व्यापारियों की समस्या, और पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तब भी लोग आ नहीं पाते, तो वो कहाँ चले जाते हैं? अब चले गए, अब तो ऐसी समस्या, वो चले गए फ्लिपकार्ट पे, चले गए वहां से सामान लेने लगे। पार्किंग की व्यवस्था ना होने का कारण एक ऐसा है, मानते हैं? फ्लिपकार्ट और अमेजन पर जाकर के खरीदारी करना पार्किंग का रीजन मुझे नहीं लगता। लोग कहते हैं कि पार्किंग की समस्या है। हाँ। पार्किंग की समस्या दूसरी समस्या, और उसका कारण ये है कि इजी वे में किसी को कार मिल जाना, किसी को, जैसे हमारे यहाँ कोई मोबाइल खरीदने आता है, कितनों का सपना हमने पूरा किया कि उन्हें 70 रुपए में आईफोन दे करके हमने कितनों का सपना पूरा कर दिया। कितने लोग आईफोन चाहते थे, और तो इसी तरीके से कार भी लोगों ने खूब खरीदा। तो जब कार खरीदा तो सड़क पे आने जाने के लिए तो उतनी चौड़ी सड़क है, और इस गवर्नमेंट ने सड़क के डेवलपमेंट पर बहुत काम किया है, और इस गवर्नमेंट ने जाम की समस्या से निजात पाने का भी बहुत काम किया है। हम काम आपको ऐसे बताएं कि शहर अगर यहाँ बसा हुआ है तो इस गवर्नमेंट ने इस शहर को चारों बगल भी बसा दिया ताकि जाम से निजात मिले, लोग दूर में भी रहें, और वहां भी मार्केट डेवलप किया। ये इस गवर्नमेंट ने ये काम अच्छा किया। जो ई कॉमर्स पे खरीदारी है, ये देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। अब ई कॉमर्स पर जो खरीद रहे हैं वो 4 पैसा बचा जरूर रहे हैं, लेकिन उन्हें संबंधों का निर्वहन नहीं आता, उन्हें प्यार मोहब्बत नहीं आता। उन्हें सिर्फ रुपया देखते हैं। और ठीक है, मान लिया कि आज की तारीख में रुपया इंपॉर्टेंट है, वो रुपया देखें, जहां सस्ता मिले वहां से खरीदें, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप खरीदने के बाद आप बीपी के मरीज क्यों होते हैं? क्योंकि वारंटी नहीं मिली, आप घंटों फोन पर लगे हैं। एक और समस्या कि खराब सामान आ जाते हैं, कई बार खराब सामान आ जाते हैं। होता ही है, लेकिन फिर भी आप वहां बर्दाश्त कर लेते हैं, यहाँ नहीं बर्दाश्त। लेकिन लोकल अगर एक रिटेलर थोड़ी सी गलती, बिना उसकी गलती के भी अगर कंपनी का कोई प्रोडक्ट खराब निकल गया तो आप चढ़ जाते हैं, कॉलर पकड़ लेते हैं और बदमाशी से बात करते हैं। तो ये लोगों को, वही हमने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, इनमें लोगों को अपने व्यवहार में, आचार में सुधार लाना होगा और बाजारों को वेटेज देना होगा। एक दिन मैं प्रयागराज में सिविल लाइंस में बैठा था, तो कुछ दुकानदार थे, तो वहां कुछ लड़के 20-25 की तादाद में सब बैठे हुए थे ना। तुरंत मैं देखता हूँ पुलिस आती है, और कुर्सियां वगैरह उन लोगों ने लगाया था दुकानदारों ने, और पुलिस जो है दुकानदारों से दुर्व्यवहार, मतलब बहुत अजीब सा दुर्व्यवहार, मतलब गालियां देना, ऐसा दुर्व्यवहार कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि पहले से ही उस चीज को रोक दिया जाए। अगर आप व्यापारियों से इस तरह से गंदी बात करेंगे, गालियां देंगे उन्हें, तो कहीं ना कहीं मन को तो बड़ा चोट पहुंचाता है कि भाई हम कौन सा ऐसा अपराध कर रहे हैं, हम व्यापार ही तो कर रहे हैं। और अगर आप उस पर पहले पाबंदी लगाइए, कुछ और कर दीजिए, आप इस तरह से गाली गलौज करके बात कर रहे हैं, तो वो कष्ट नहीं होता? देखिए शिवम जी, पुलिस का जो वर्क है वो कर नहीं रही है। पुलिस का काम ये नहीं है कि वो लोगों को गाली गलौज कर दे या लोगों के साथ ऐसा कर दे। अगर ऐसा कर रही तो गलत कर रही, ये आंखों देखी बात। हाँ, तो गलत कर रही वो। पुलिस कहीं कोई कुर्सी पर, सड़क पर लगा के बैठा है, उसे हटा रही है, ये भी ठीक है। गाली गलौज नहीं ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अभी चौक चले जाइए, सारे दुकानदारों ने अपने दुकान के बाहर दुकानें भर के सजा रखी है। ये दुकानदारों की गलती तो है, लेकिन ये पुलिस, उस एरिया के पुलिस की सबसे बड़ी गलती है कि आपने उसे लगने क्यों दिया। और अगर आप उसे बैठक करिए, बुलाइए और साफ शब्दों में एक बार बता दीजिए आप नहीं, कि अगर आप लगाएंगे तो गलत है ये, और आपके ऊपर पेनाल्टी होगी। बाद में कोई प्रेशर आता है तो आप गाली देने लगते हैं। बिना गाली गलौज के आप उन्हें पेनलाइज करिए, आप पैसा, आर्थिक दंड लगाइए, आर्थिक दंड लगाइए, सरकार के पास पैसा भी आएगा, दुकानदार सुधर भी जाएंगे, उनकी दुकानों पर कस्टमर भी आएगा, क्योंकि जब सड़क पे चलने के लिए जगह होगा तो अपने आप आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ये जो बात आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप लोकल पुलिस फेल हो रही है। उसे चाहिए कि आप टैक्स लगाओ,
लेकिन आप गाली गलौज कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, ये कोई उसका देखिए यातायात पुलिस अभी चाहे तो फोटो खींच के कम से कम दिन भर में हजारों गाड़ियों की पर पेनाल्टी लगा सकती है, लेकिन वो इसके बजाय वो ये कोशिश करती है कि सरकार को मिले और कुछ खुद ही ले ले मिल जाए, और वो गाली गलौज डांट डूट के हड़का करके किनारे कर लेती है। यही है दुर्व्यवस्था का कारण। पुलिस का जो मुख्य रोल है अगर वो करने लगे तो समाज में सुधार में देरी नहीं है। एक प्रश्न और था आपसे, कुंभ जो निर्माण हो रहा है, कुंभ के मद्देनजर निर्माण हो रहा है, टेंट जो बनने हैं, टेंट सिटीज बननी है, एक बड़ा आरोप लग रहा है कि वहां पे निर्माण में ज्यादा प्रयागराज के लोगों को कुछ दिया नहीं जा रहा है, प्रयागराज के लोगों से कुछ कराया नहीं जा रहा है, बाहर के प्रदेशों के लोगों को दे दिया जा रहा है, सारा ठेका दे दिया, सब कुछ दे दिया जा रहा है, उनको कमाने का सब कुछ दे दिया जा रहा है, प्रयागराज के लोगों का कोई वही नहीं है, लेकिन हम मेजबानी कर रहे हैं, कहने का तो हम करें। ये बड़ा प्रश्न लोगों के मन में, और ये केवल ऐसा बड़े लोगों के मन में नहीं है, ये एक सामान्य, अगर आप चौराहे खड़े होंगे तो वहां पे प्रयागराज के लोगों में ये प्रश्न चल रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे। प्रयागराज में एक शब्द है बकैती। हाँ, बकैती, ये हमें कहना पड़ा। प्रयागराज में शब्द बकैती, प्रयागराज में बकैती भरी हुई है। जी जी, इसमें कोई संशय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग चौराहे चौराहे पर खड़े होकर के चाय पियेंगे और खूब बकैती करेंगे। वही बकैती का परिणाम है जो आपने ये अभी बताया कि लोगों का ये आरोप है। आप अगर योग्य हैं तो आपके पास काम इतना है कि गवर्नमेंट बुला बुला करके दे, मतलब योग्य लोगों को काम है, और इतना है कि जितना आप, हमें लगता है आपको भी काम दे दिया जाएगा तो आपके पास समय नहीं रहेगा। क्या बात। तो आप अगर योग्य हैं तो सरकार देख रही है, और मुझे लगता है कि इस सरकार में, योगी जी की सरकार में, यही तो लोगों को फायदा हो रहा है कि न तो गुंडागर्दी है बल्कि योग्य को काम भी मिल रहा है। जो कमियां सरकारी रूप में हैं वो इतना आसान भी नहीं है कि योगी जी उसे तुरंत सॉल्व कर दें। सरकारी कमियों को थोड़ा सा उस स्तर पे जाके सॉल्व कर पाना थोड़ा कठिन तो होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी किस तरह से कर रहे हैं, लोकल स्तर पे पुलिस कैसा कर रही है, एकदम जमीनी स्तर पे क्या कर रही है, तो इस पे सरकार तो डायरेक्ट उनका योगदान नहीं होता है। नहीं, पुलिस तो देखिए, अब हम यहाँ किसी पर्टिकुलर जात बिरादरी को लेकर के अगर कुछ बोल देंगे तो लोगों को लगेगा कि हम ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के समय में जो भर्तियां हुई हैं वो लोग आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, सरकारी एम्प्लॉय के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है आपको लोक सेवा आयोग के बाहर भी अभी जो लोग बैठे थे छात्र, प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनके विचार से अगर एक पेपर होता है ये अच्छी बात है, ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन आप किसी विरोध के तरीके को जरा ध्यान दे लीजिए। ये विरोध का तरीका कि आप उपद्रव करने लगे, बदमाशी करने लगे, ये नहीं ठीक होता हो सकता। वो तो उस प्रतियोगिता में तो कई मेरे भी जानने वाले छात्र गए, बड़े जेन्युइन छात्र, जो पढ़ने लिखने वाले भी थे वो भी गए। ठीक ठाक कुछ लोग होते हैं उसमें राजनीतिक चीजें अपना करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित भी करना चाहिए। लेकिन कुल मिला के उसमें जिन छात्रों ने आंदोलन किया और सरकार ने उनकी बात मानी, इसलिए सरकार भी बधाई के पात्र है, और वो छात्र भी अपनी चीजों को करने के लिए नहीं, ये सरकार लोगों की बात मानने में देर नहीं करती, मैंने ये देखा है। जी जी जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब जो हमारा लोकतंत्र है वो जनता के लिए है और जनता की बातें सुनी जा रही है। सुना है कि राजनीति से बड़ा जुड़ाव रहा है आपका, आपने कभी चुनाव भी लड़ा था, या ऐसे ही राजनीति में जुड़ाव है कि जहां जाएंगे प्रवक्ता हो जाएंगे, पार्टी के संबंध में बोलेंगे, क्या कुछ बताइए उसके बारे में आप। काफी पहले जब हम भारतीय जनता पार्टी में शुरू में थे, काफी पहले की बात है, तो एक बार आडवाणी जी की और उमा भारती की कुछ बहसा हुई थी, जिसमें उमा भारती ने अपनी पार्टी अलग बना ली थी। उन्होंने पार्टी अलग बना ली थी। तो उमा भारती ने उस समय हमें टिकट अपना दिया था। उन्होंने हमसे कहा कि भाई नई पार्टी उन्होंने बनाई, नई पार्टी बना ली, हमें टिकट दिया और कहा आप मिर्जापुर के हो और मिर्जापुर से चुनाव लड़ो। तो उस समय हमें बड़ा डर लगा था। हमने कहा कि नहीं, हाँ हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद पार्टी से बगावत हम कैसे पार्टी से बगावत कर सकते थे। तो एक उनके रिक्वेस्ट पर हमने मिर्जापुर से चुनाव अपना दाखिल कर दिया, पर्चा विधायकी के लिए, और लड़ने के लिए काफी, मतलब पर्चा वापसी के पहले तक ये हुआ था कि हम करेंगे, पूरा माहौल बन गया था, पूरा माहौल बन गया। पर्चा वापसी का डेट भी खत्म हो गया। बाद में वहां से दिल्ली से उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ये हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। तो हमने फिर वहां से हम बैक हो गए और हमारे मन में चुनाव लड़ने की इच्छा थी भी, अभी भी है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और से। 27 में आपके लिए कुछ सोचा जाए? बिल्कुल, 27 में हम लड़ेंगे। अगर विकल्प सारे खुले हुए हैं, बिल्कुल खुले हैं। 27 में हम चुनाव लड़ने का के लिए आगे प्रयागराज से ही लड़ना है, प्रयागराज या मिर्जापुर, दोनों में से अगर हमें कहीं से भी सीट टिकट मिलती है तो हम जरूर लड़ेंगे। और राजनीति हम करना चाहते हैं इसलिए कि लोग, हम जमीन से चलते हुए देखते हुए आए हैं। हमने देखा है कि जो दिक्कतें रही हैं, हर आदमी अपने अपने एंगल से समाज में सुधार का काम करता है। सही। वही हम अपने एंगल से भी समाज में सुधार का काम करने के लिए बिना राजनीति में आए नहीं कर सकते, ये तय है। और जो कर सकते हैं वो तो हम अभी भी कर रहे हैं। सही बात है। तो इसके लिए राजनीति एक तरह से सेवा नीति के रूप में आपको करनी है। और
कहीं ना कहीं युवाओं का एक बहुत बड़ा समूह आपसे जुड़ा हुआ है, और निसंदेह आपका सहयोग करेगा, आपको अपने लीडर के रूप में चुनेगा, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बिल्कुल। बात हमारे साथ 4,50,000 के करीब लोग अभी जुड़े हैं, और ये इधर 3-4 महीने में जुड़े हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मिलियन पार हो रहे हैं आप। बिल्कुल होंगे। हमें ये लगता है कि एक छोटी सी बात है कि मुझे यकीन है अपने लफ्जों के हुनर पर कि कोई मेरा चेहरा भुला सकता है पर बातें नहीं। क्या बात है, तो कोई मेरा चेहरा भुला सकता है पर बातें नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगर 27 में चुनाव लड़ेंगे तो हमें लोग पसंद करेंगे, और लोग हमें भारतीय जनता पार्टी भी टिकट देगी। चलिए, आशा है कि हम लोग आपको विधायक के रूप में देखें अपने। जी। चलिए।